begins. So our today's lecture is about the course of research method in horticulture, introduction, and what we will study in this course. Okay, so we will tell you about the introduction of the course and what are the qualitative methods that are used in horticultural crop production, quantitative methods, mixed methods approach, and data analysis tool. We will tell you about the data analysis tool and some traditional and also some modern data analysis tool. We will tell you about how we can study the horticultural crops using recent advances in data science. Okay, and then what are the challenges that are facing horticulture sector nowadays, and how to mitigate that challenges by adoption of climate friendly approaches that will not lead to climate change, and also there is a sustainable development. And at the end of what are the emerging research venues in the horticulture sector, and also how to write thesis, how to write research article, how to write a projects, and what are the statistical tool that is used in understanding the horticulture science. That all we will study in this course. So what is horticulture? Ji, Salsabil, what Salsabil is not here? Ji, what is horticulture? Okay, horticulture is a science that blend art, science, and business. There is art, there is science, and it means we must be a very good in art, must be very good in science, and also in business. So in plant cultivation, that is vital for food production and landscaping. It enriches the quality, the field cover, the growing plants from for consumer, aesthetic, and environmental benefits, undercovering essential role in sustaining human life and enhancing लिविंग कंडीशन. ये हार्टिकल्चर है. हार्टिकल्चर के अंदर हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए और क्या किया जाए कि लैंडस्केपिंग अच्छी हो और इसके अलावा एस्थेटिक सेंस लोगों की अच्छी हो जाए. अच्छा, आप रिसर्च टॉपिक बताएं बच्चे. आप कौन से ऐसे रिसर्च एरिया है हॉर्टिकल्चर के अंदर जिसको एड्रेस करना जरूरी है? क्या ले लो, एक तो ले लो बच्चे, आप भी ले. ओके जी. जी बच्चे, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया. Why we need to research on flowers? इसकी शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ क्या होती है? व्हाट इज शेल्फ लाइफ? चल सभी बच्चे, व्हाट इज शेल्फ लाइफ? अगर हम कहें टोमेटो की शेल्फ लाइफ, व्हाट डज इट मीन? फ्लावर्स के बारे में तो कह सकते हैं फ्रेश रहता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए क्या कहेंगे? एडिबल. जब तक वो एडिबल रहता है खाने के. अब खाने के काबिल का मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन है. तो आप व्हाट इज
व्हाट डज इट मीन कि ये एडिबल रहता है, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा दुआ, ये कौन कहेगा कि इतने ही विटामिन चाहिए? कौन डिफाइन करेगा अगर इतने विटामिन होंगे तो ये एडिबल है? हु विल डिसाइड? जी रिता फातुर। लेकिन इसको डिफाइन कौन करेगा कि यही इतने दिन ही है इसकी शेल्फ लाइफ? उसमें हमने कहा कि उसके अंदर इतने विटामिन हो, इतनी शुगर कंटेंट हो, इतनी उसकी सेल वॉल की स्ट्रेंथ हो। ये कौन डिसाइड करेगा? शेल्फ लाइफ होती क्या? पहले दोबारा दोबारा यहाँ से स्टार्ट करें। व्हाट इज शेल्फ लाइफ? क्वालिटी मेंटेन रहे। क्वालिटी को कौन डिफाइन करेगा कि ये क्वालिटी है? कैसे? यस, एक्सपेरिमेंट करके। कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ये पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी इतनी है तो ये है? ठीक है, फर्ज किया हमने कहा कि इसके अंदर ना 550 mg आयरन होनी चाहिए, लेकिन जब शुरू में होती है ये 1000 तक होती है, लेकिन 5 दिन के बाद इसकी 550 तक हो जाती है। अगर 550 से कम हो तो ये एडिबल नहीं है, या कोई फायदा नहीं है इसका खाने का। तो हम कहेंगे कि कितने दिनों के बाद इसकी 550 तक पहुंच जाती है, उतने दिन उसकी शेल्फ लाइफ होगी। नहीं लगी समझ? फर्ज किया आपने हार्वेस्ट किया तो 1000 थी वैल्यू उसकी। हम चाहते हैं कि जब इसकी वैल्यू 550 हो जाएगी, इन एडिबल है, ये इनएडिबल, इसके बाद ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं कि जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब वो कितने दिन लगते हैं उसकी 550 आने में, उतनी उसकी शेल्फ लाइफ है। नहीं लगी समझ? हम्म, ये उसकी। अच्छा अब हम देखें कि हमने एक रिसर्च की, हमने कोई कोटिंग अप्लाई की, उसकी जो 550 पे आने के लिए 10 दिन लगे थे, लेकिन जब हमने उसके ऊपर कोटिंग कर दी तो वो 15 दिन के बाद उस वैल्यू के ऊपर आई। व्हाट डज इट मीन? हो गई ये रिसर्च है। हॉर्टिकल्चर की रिसर्च ये है कि आपने फ्लावर की, आपने बच्चे ने कहा था कि हमने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, लेकिन शेल्फ लाइफ पहले डिफाइन तो करो। शेल्फ लाइफ होती क्या है? फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ और होगी, वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ और होगी, फ्लावर्स की शेल्फ लाइफ और होगी। अब उसको पहले डिफाइन तो करो कि इतने डेज, ठीक है डेज तो हमने कह देते हैं डेज, व्हाट डज इट मीन कि 3 डे? उसके लिए आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इतने डेज के बाद इतनी उसकी फर्मनेस रहेगी। बल्कि हमने कहा कि इसकी फर्मनेस 10 है, लेकिन जब तक फ्रूट की फर्मनेस 2 तक पहुंचेगी कि इतना गल सड़ जाता है कि ऐसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि वो खाने के काबिल। अब हम देखेंगे कि 10 से 2 आने में कितने दिन लगते हैं, उतनी उसकी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि 2 ना आए, ये 3 4 5 ही रहे, फिर भी उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी। अगर हमने कोई ऐसी केमिकल ट्रीटमेंट कर दी, या प्री हार्वेस्ट के दौरान या पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान, कोई केमिकल की स्प्रे की, कोई ऐसा फर्टिलाइजर डाल दिया, या कोई ऐसे ही पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट कर दी जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, तो ये क्या होगी? रिसर्च। और हॉर्टिकल्चर की रिसर्च के अंदर आपने पहले कोई भी रिसर्च आपने करनी है ना, आपने पहले ये डिफाइन करना है क्यों करनी है, रीजन क्या है।
मुस्तबशरा। कोई और टॉपिक बताओ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का। है फ्रूट्स में बताएं कौन सा ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर एड्रेस करना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए और हमें। अच्छा ये जो हमारा मकसद है ना, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का फायदा ये होगा, आपको वो चीजें पता लगेंगी जो वाकई प्रैक्टिकल है। ये नहीं करने वो आप पढ़ते जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मेरी मेरी बात की समझ आई ना। अब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पढ़े केस स्टडी। अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा। वो पढ़ेगी, वो पढ़ेगी, पढ़े। In-depth studies on single cases uncover best practices and issues in horticulture, aiding in understanding industry norms and practices. आगे। Expert grower and consumer interviews gain detailed insight into horticulture techniques and outcomes for our purpose. अच्छा ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फर्क होता है? क्या है? क्वालिटी का मतलब ये है कि ये जो फ्रूट है ना, इसके अंदर विटामिन है, ये क्वालिटी है। कितने विटामिन है, ये क्वांटिटी है। कितने विटामिन है, ये क्वांटिटी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़कियां ऐसी हैं जो जिसकी सीजीपी अच्छी है, ये क्वालिटी है। कितनी लड़कियां हैं जिनकी सीजीपी अच्छी है, ये क्वांटिटी है। ठीक है। हमारे इलाके में फूड सिक्योर है। पंजाब पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में फूड सिक्योर है, ये क्वालिटी है। कितने शहरों में फूड सिक्योर है, ज्यादातर ये हाइपोथेसिस में आ जाता है ना। अच्छा, अब एग्जैक्ट नंबर का मालूम करना, ये क्वांटिटी है। और यही एग्जैक्ट नंबर में किसी चीज का मालूम करना, ये साइंस भी होती है। साइंस क्या होती है? अजय, अल्लाह खैर। तो कहाँ होते हैं आप लोग? और दूसरी ग्रामीण। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चले इंशाल्लाह। बोला। तो क्या कह रहे थे हम? क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की एक वर्कशॉप हो रही है, उसमें एज ए रिसोर्स पर्सन हूँ मैं सचड़े। तो क्या है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? अच्छा, क्या आपसे पूछा था कि कोई नई रिसर्च टॉपिक बताओ जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस हो। आपने कहा था ना कि जस्ट हम फिजिकल शेप देख के ये बता देंगे कि ये एडिबल है कि नहीं, ये हो जाएगी क्वालिटेटिव। हमें इसको फर्टिलाइजर नाइट्रोजन दे देनी चाहिए। लगता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है पौधे को, हमें फर्टिलाइजर नाइट्रोजन दे देना चाहिए, ये होगी क्वालिटेटिव। कितनी कमी है और कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए, ये क्वांटिटेटिव है। हम मेरी बात की समझ आई? कितना फर्टिलाइजर चाहिए और पहले हम मेजर करेंगे एग्जैक्ट क्वांटिटी। 2.2% नाइट्रोजन होनी चाहिए सिट्रस के अंदर। हम कहते हैं जब हमने देखा कि यार पौधे ਨੂੰ बीमारी या ये लीफ ग्रीन क्लोरोसिस हुई है, हम कहेंगे कि इसको नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन हमने नाइट्रोजन दे दिया, जब ज्यादा नाइट्रोजन दिया उसका नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन तो पूरी थी। नाइट्रोजन तो वो क्लोरोसिस किसी और मिनरल्स की कमी की वजह से आई थी। नहीं लगी समझ ना? या एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन की वजह से आई हो। तो आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं किए। जो
कोऑपरेटिव फार्मिंग है या अच्छा ग्रोअर है या अच्छा रिसर्चर है, उन्होंने वो पहले बकायदा एनालाइज करता है लीव को भी, प्लांट को भी, सॉइल को भी, फिर उसके मुताबिक वो रिकमेंड करता है। मेरी बात की समझ आई? आजकल इस काम के लिए उन्होंने रखे हुए हैं रोबोटिक्स। रोबोट्स जो हैं वो जाते हैं, या सेंसर लगे हुए हैं उसके अंदर, वो जाते हैं, जाकर पूरे फील्ड का मुआयना करते हैं, सॉइल का एनालिसिस करते हैं, फिर वो रोबोट्स खुद ही वो बताते हैं कि इतनी फर्टिलाइजर इसको ये डालनी है, इतनी पोटाश डालनी है, इतनी ये, और फिर उसकी फार्मूलेशन भी रोबोट्स खुद ही बना रहे हैं। हाँ, जहां पहली बार कमांड देकर बाद में वो वर्कर खुद ही वर्कर्स है। दुनिया इस लेवल पे पहुंच गई है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्वांटिटेटिव। अब आप, मैंने उस दिन बताया था कि एल्गोरिथम क्या होता है जी, आप, एल्गोरिथम क्या होता है? दुआ। रिदाए फातिमा, हाँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड। वो बताया था मैंने शायद आप लोगों को। क्या बताया था? चाय कैसे बनानी है, वो पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप उसको आपने गाइडेंस देनी है। ठीक है। अगर आपने इस तरह की गाइडेंस, आप कहें कि मैंने एक ऐसा रोबोट बनाना है या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिसके थ्रू क्या हो, वो खुद ब खुद ही प्लांट का भी एनालिसिस वो करे, सॉइल का भी एनालिसिस करे, और वो एनालिसिस करने के बाद रोबोट हमें बता दे कि इसको कितनी फर्टिलाइजर देनी है। ठीक है। और फिर वो एक रिपोर्ट भेजे, और वो जाओ उसी रिपोर्ट्स के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स हों, उसके मुताबिक ही जाके वो खुद खुद ही उतने हर पौधे को जाके वो देखे कि ये सिट्रस का पौधा है, इसके इतने एरिया को उसने एनालाइज करना है, उसके प्लांट्स को, लीफ को, और उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, वो अलग अलग सोल्यूशन की फॉर्म में बने हुए हैं। फिर उसके अंदर उन सबको मिक्स करके एक फर्टिलाइजर बनाता है, और वो सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है। टेक्नोलॉजी दुनिया में इस लेवल पे पहुंच चुकी है। ठीक है। वी डोंट नीड वर्कर्स, वी नीड ओनली साइंटिस्ट, एआई एक्सपर्ट। आपको पता है इस दफा जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, इंडियन जो आम वर्कर्स थे उनको कह दिया कि सॉरी, वी डोंट रिक्वायर्ड यू, वी नीड ओनली पीएचडी पीपल। आपको पता उन्होंने क्या था, हमने ज्यादा वीजे आप उन बंदों को देने हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर है। ज्यादा पीएचडी लोगों को हम इमिग्रेशन देंगे जो बड़ी मोटी चीजें जानते हैं ना, तो उन्होंने खलास। ठीक है, दुनिया चेंज हो रही है। पूरी दुनिया में आजकल बड़े H1B का शायद आपको पता होगा, सारे इंडियन को उसने इतना टैक्स लगा दिया कि अब इंडियन जॉब्स के लिए जा नहीं सकते अमेरिका। $1 लाख उन्होंने साल का दिया करना। वो मकसद क्या है कि वो आजकल वो पॉलिटिक्स भी है इसके अंदर, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के साथ ज्यादा उनकी हुई हुई है, तो वो नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए, और नरेंद्र मोदी को अब अमेरिका ज़ाहिर उनके साथ मन नहीं रही। अब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ना जीते। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा कि जो इसका दूसरा बंदा आएगा वो अमेरिकन बेस होगा, प्रो अमेरिकन होगा। तो इनको अपनी जो पॉलिसियां हैं, इसलिए आप लोगों को बीइंग एन हॉर्टिकल्चर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या होती है। जी बताएं, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? मुस्तबशरा। अच्छा, इसकी दो लफ्ज है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चे, पावर एंड सस्टेन, दो लफ्ज। पावर, टू गेट पावर, एंड टू सस्टेन इट। व्हाट डज इट मीन? पावर हासिल करनी। अच्छा, पावर हासिल कैसे करेंगे? आपने एक बनना है
आपने एक काउंसलर बनना है या आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आप लोगों को क्या कहोगे कि मैं ये पॉलिसियां लेकर आऊंगा और आपके ये प्रॉब्लम हल हो जाएंगे जिस तरह आप चाहते हैं। अच्छा, आप उससे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए गुलाम और आजाद में क्या फर्क होता है। गुलाम क्या होता है? जो मैंने कह दिया तो ये कहना साहब ने बड़ा ठीक किया। अगर आप कहेंगे ये चीज इसमें आपने सर ठीक कही है लेकिन ये गलत है, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, ये आजाद सोच है। अच्छा, अगर आप प्योर डेमोक्रेसी है ना, जो प्योर डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर होती है उसका मतलब यह है कि लोगों की राय के मुताबिक कानून बनाए जाएं। लोगों की हुकूमत है, इसका मतलब क्या है? लोगों की, लोग जो चाहते हैं वैसे हो। अब यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, यहाँ पर इस इस ऑफिस में वो रूल इंप्लीमेंट होगा जो आप में से मेजर ज्यादातर लोग चाहेंगे। फर्ज किया आप चाहते हैं कि आप सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, आप चाहते हैं कि सुबह 9 बजे क्लास हो, तो अगर ये एक डेमोक्रेटिक मुआशरा है तो ये होगा कि आप में से 70% लोगों ने कहा कि सुबह 9 बजे क्लास हो। अगर 30% ने नहीं भी कहा तो देर शुड बी अ क्लास एट 9 o'clock। ज्यादातर लोगों का जहन ये मानता है, ये डेमोक्रेसी है। ये क्या है? अच्छा, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप लोगों को के माइंड को पढ़ते हो और उसके मुताबिक पॉलिटिक्स करते हो। आप उनको कहते हो आप ये चाहते हैं मैं ये करूंगा, तो आप वोटर ले लेते हो। या आपका कोई नजरिया है, आपका कोई नजरिया है और आप कहते हैं कि लोगों को कहते हैं ये मेरा नजरिया चेक करो, ये आपकी फायदे में के लिए होगा, तो लोग अगर उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं तो आपको वोट देंगे, तो आप पावर में आओगे। पावर में आ गए आप, नाउ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मैं $2 करोड़ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ $2 करोड़ है अपनी जेब च, ठीक है। तो आप जो लोगों से आपने वादे किए थे, मैंने कहा ना दो चीजें पॉलिटिक्स, पावर, टू गेट पावर एंड टू सस्टेन इट। अब सस्टेन कैसे करेंगे? जो लोगों के साथ आपने वादे किए, जो लोगों की सोच थी वो ही इंप्लीमेंट करवा दी, ठीक है। और दूसरा, तो सस्टेन हो गई, फिर दोबारा इलेक्शन हो गए, फिर आपको वोट देंगे लोग। मेरी बात की समझ आई? इट मीन जो मोदी की सोच थी, नरेंद्र मोदी की सोच थी, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया उसकी सोच वो थी, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया, ठीक है। अब अमेरिका क्या चाहता है कि लोगों को इस मोदी के खिलाफ कर दिया जाए, तो क्या वो अमेरिका की नहीं मान रहा? जब तक तो वो पपट रहा अमेरिका का तब तो वो अच्छा था। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, सद्दाम हुसैन, कर्नल कजाफी, शाह फैसल, दुनिया में जहां मर्जी पॉलिटिक्स वो करते हैं, वो अमेरिका में पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोगों की जेन चेंज कर देते हैं कि ये बंदा सही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो उन कौमों के जेन चेंज करते हैं जो गुलाम कौमें होती हैं, जिनकी आजाद सोच होती है। आप लोगों की आजाद सोच है, आप ये नहीं कहेंगे सर आप हमेशा ठीक ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं गलत पढ़ाता हूं, यू मस्ट नो कि हमें ये पढ़ना चाहिए था, ये आजाद सोच होगी। ये क्या होगी? कौमों वही तबाह होती हैं जिनकी सोच आजाद हो, ठीक है। आपकी माओ ने आप लोगों को आजाद पैदा किया है। हम कौन लोग होते हैं कि आपको गुलाम बनाने वाले, ठीक है। जो प्योर डेमोक्रेसी है, प्योर पॉलिटिक्स है, वो यही है कि अच्छा, अब जहर हमारे मुल्क में तो डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती, ज्यादातर बेचारे पढ़े तो लोग अनपढ़ हैं, उनको अपने हकूक का नहीं पता, उनको अपने आइडियाज का नहीं पता वो क्या चाहते हैं। हमें तो एक वडेरे ने कहा था सलसावील बिरयानी मिलनी है तो वोट देना। सलसावील कहती है ठीक है, ठीक है। अब्बे ने कहता, ठीक है, अब्बे ने कहता, अब्बे ਉਹਦੇ अब्बे ने, नवाज शरीफ ने कहता या इमरान खान ने कहता, जो भी है। तो आपकी जब तक आजाद सोच नहीं होगी, आजाद सोच कब होगी? आप समझेंगी कि जो चीज मेरे लिए बेहतर है और मेरे इस इलाके के लिए बेहतर है, वो आजाद सोच है। ये नहीं हो कि मैं तेन ना 10 रुपये दूंगा तो बस वो ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਵੇ
तो यू आर गुलाम। और कोई भी इंटरनेशनल वेस्टर्नाइज मीडिया आपको गुलाम बना सकता है। वो कोई भी वेस्टर्नाइज मीडिया, कोई भी अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, जापान, ये सारे आपको बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसे ही बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या करना चाहिए? यू मस्ट नो व्हाट आर योर राइट्स एंड व्हाट आर योर ड्यूटीज एज वेल। ये नहीं है कि आपको अपने राइट्स का तो पता है, लेकिन आपको अपनी हकूक और फराइज, हकूक और फराइज, हकूक क्या होते हैं और फराइज में फर्क क्या होता है? हकूक जो आपका हक है, आपको एसी वाले कमरे में पढ़ाया जाए, ये आपका हक है। आपका फर्ज क्या है? पढ़ के आना, ये आपका राइज है, ठीक है। तो आपको अपने हकूक का भी पता होना चाहिए। आप यहाँ पर तालीम देने के लिए पैसे देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या जब जो मैं इधर एजुकेशन के लिए पैसे देती हूँ या देता हूँ, क्या मेरे वो मुझे फैसिलिटीज मिल रही हैं। अगर आप गुलाम हैं तो आप नहीं पूछेंगे, अगर आप आजाद हैं तो आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी, यहाँ पर करप्शन ही होगी। हाँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन। अच्छा, आजकल नहीं, आपने नहीं, अच्छा इसके लिए फिर लोग ना मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताऊं, आजादान सोच के नाम पे ना, फिर इसके ऊपर ना, आप आपने कैसे करना है, इसके ऊपर फिर लोग आते हैं जो और तरीके से आपको आजाद करते हैं। जिस तरह कार्ल मार्क्स, सुना हुआ नाम आपने? मार्क्सिज्म, क्या था मार्क्सिज्म बच्चे? अच्छा, कार्ल मार्क्स, आपको पता है एक स्मिथ नाम का बंदा था स्कॉटलैंड का, उसने ना जब 1492 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने लगी, यूरोप एक डार्क एज से निकल आया, जिसको रेनाइसेंस आ गया। जब रेनाइसेंस आया, रेनाइसेंस का मतलब दोबारा से बेहतरी आना, दोबारा से ग्लोरी आना, उसे कहते हैं। यूरोप वाले ये कहते हैं कि मुसलमानों से पहले हम ग्लोरी पे थे, 472 से पहले जब रोमन अंपायर थी, हम यूरोप पूरी दुनिया में सुपर पावर था। फिर 472 में वेस्टर्न रोमन अंपायर खत्म हो गई, उसके बाद इस्लाम आया, तो इस्लामिक गोल्डन एज स्टार्ट हो गई। अब फिर 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, तो इनकी ट्रेड सारी अमेरिका से आने लग गई। तो अब दोबारा से इनके अंदर पैसा आ गया, अब मसाले आ गए और तरक्की हो गई। इसको कहते हैं अब दोबारा से रेनाइसेंस आ गई, ठीक है। अब उस दौरान यूरोप में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। जब आपको पता है कि जब आप उन्होंने तरक्की कर ली, उन्होंने मशीन बनानी शुरू कर दी। जब मशीन बनाई, अब मशीनों को रन करने के लिए क्या चाहिए था? फ्यूल और रॉ मटेरियल। एक अला फ्यूल तो नहीं चाहिए, कॉटन कपड़े बनाने हैं और कॉटन चाहिए। उन्होंने फूड, नेस्ले ने फूड, जी बस थोड़ी देर तक आ जाए, ठीक है। फिर फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए आपने नेस्ले की कोई कंपनी बना दी, आप एक वो मिल्क बना रहे हैं या वो ऐसी चीज बना रहे हैं जो नीड रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल यूरोप में हो नहीं रहा था, एग्रीकल्चर नहीं थी। तो उन्होंने गुलाम सोच देखी, पाकिस्तानी इंडियन गुलाम, यहाँ पर कब्जा कर लिया, कॉलोनी बना ली। यहाँ से अब कॉटन, वीट, मसाले, गरम मिर्चे मसाले, आह जड़ियाँ कि अपना काली मिर्च, जिसको गोल्ड कहा जाता था यूरोप में, ये जहां से लेके अपनी फैक्ट्रीज में जाते रहे, वहां जाके उसको प्रोसेसिंग करते, उसे खूबसूरत सी एक शर्ट बनाते कॉटन से, ठीक है। और हम टेक्नोलॉजी, इंडियन वालों ने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, तो हम पीछे रह गए। समझ आ गई आपको? इसलिए आपको पता होना चाहिए, बीइंग एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, यू मस्ट नो व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज बिजनेस, ताकि लोग आपको बेवकूफ ना बना सकें। आप अच्छे मुसलमान, अच्छे पाकिस्तानी तब हो गए, अच्छे मुसलमान कब हो गए? जिस इलाके में आप पैदा हुए हैं, वो उसकी बेहतरी के लिए काम करना। बच्चे ऐसा ही है। आप कहाँ पैदा हुई? आप गुजरात से हैं? ये तो मेरे इलाके की होगी ना। क्या टोबे से होगी? मैं भी टोबा टेक सिंह से, पता। ओके, ए गोजरे की बेहतरी ਲਈ काम नहीं करेंगी तो अल्लाह मियां ने तेन जहन्नम च भेज देना। गोजरा में कौन कौन से फ्रूट है?
अमरूद बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। किन्नू होता है, टोबा में बहुत अच्छा होता है। और क्या, गंदम होती है। अब आपने सोचना है कि मैं अपने गोदरेज को गुर्बत से कैसे निकालूं, थ्रू एग्रीकल्चर इनोवेशन, तो आप जन्नत में जाएंगी। अगर आप सोचेंगी बस नौकरी लग जाए गवर्नमेंट से कम ना करना पवे, तो जहन्नम में जाएंगी। मैं मजाक नहीं करता, आपने पक्की गल है जहन्नम में जाना है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जिस काम के लिए अल्लाह मियां ने आपको चूज किया है, अगर वो काम ईमानदारी से नहीं करते, और आप लोगों की वजह से मैंने भी जहन्नम में चले जाना। अगर आप काम नहीं करेंगे या मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं ऐवे नंबर दे दूंगा, तो मैं जहन्नमी हूं। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो आपने अगर मैं कह रहा हूं ज्यादातर लोगों की जो सोच होती है ना, पॉलिटिक्स ये है, डेमोक्रेसी ये है कि वो काम वो किया जाए। अब हमारे ज्यादातर लोग यहाँ मुसलमान हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी यहाँ पर वो लॉ बनना चाहिए जो हम चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनता फिर? आपको पता 1924 में जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई थी, वो एक मुसलमानों की एक बहुत बड़ी, वो क्या थी, एक पूरी डिफीट थी, और पूरी दुनिया का जो ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा होता था, वो पूरी मुसलमानों का खलीफा होता था। उसके बाद मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई पाकिस्तान बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में एक ऐसी रियासत बनाएंगे जो दोबारा से ग्लोरी हो जाएगी, रिनाइसेंस हो जाएगा। जिस तरह वो रिनाइसेंस यूरोप ने कहा है कि 1492 के बाद यूरोपियन रिनाइसेंस आ गया, दोबारा से ग्लोरी आ गई। इस कायदे आजम ने ये मूवमेंट चला के कि हम एक ऐसी रियासत बनाएंगे जो सल्तनत उस्मानिया की तरह इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होगी, और जो इस्लाम की ग्लोरी, समझ आ गई? हमें ये पढ़ाया जाता है? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। हमें पढ़ाया जाता है जो गोरों ने कहा है हमें। अगर आप उस सिचुएशन को देखो, कायदे आजम ने ये पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, कि हमने वो ग्लोरी लेकर आनी जो हमसे छीन गई ली गई थी मुसलमानों से 1924 में। अब जब पाकिस्तान बना, तो वो रूल्स यहाँ होने चाहिए थे। कोई डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो लोग, वो सब पीपल सोचेंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम इनकी सोच ही चेंज कर दें। डेमोक्रेटिक कंट्री तो रहे, लेकिन इनकी इनकी सोच इनको निकम्मा बना गई। इनको सोच ये कर देंगे, हर टाइम वेस्टर्नाइज करते रहे, मैं मलका बरतानिया के आलू ठीक करने हैं जाके। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज के 5 साल बाद लंदन का टेम्परेचर 25 तो 26 हो जाना। तो अब मैंने ये रिसर्च करनी है कि मलका बरतानिया के जो आलू है ना, साडा इतने वड्डा आलू खराब हो गया, हमाद, ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਲੇਕਿन ਅਸੀਂ आलू, आपको पता है यूरोपीय यूनियन और ये जो बीबीसी, ये ब्रिटिश जो स्कॉलरशिप आते हैं, वो सारे क्लाइमेट चेंज पे होते हैं, सारे क्लाइमेट चेंज पे हो रहे हैं। ये सब मैं बहुत पढ़ा रहा। ਇਹ ਤਾਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ। मतलब मैं सुबह 9 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਲਓ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਸੈਟ ਵੀ ਹੋ। हाँ 8 को रख के 3 बजे तक लगातार क्लास, और मैं शफीक साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला ना लगा भी करा था, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक खाना भी खाता हूँ, उनके दरमियान में खा लेता हूँ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मैं ही दस रहा ਸੀ, मैं कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਨਮੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ मैं गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, हम कौन सा पढ़ रहे हैं तो। 15-20 मिनट दो मैंने, फिर मैं होता आपकी गप्पे हम क्या, आप भी आ जाए, बैठे आप। केड़ा स्टूडेंट? तारक सर, वो पता नहीं इधर से आया नहीं, सुबह मिला था मुझे एक बार। ओके, समझ आ रही है कि हमने एक ऐसी, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूं आप भी जन्नत में जाएं, मैं भी जन्नत में जाऊं। जब आप कहते हैं ना जब आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो आप फियरलेस हो जाते हो, आपको डर नहीं रहता किसी चीज का। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? हम कौन है, हमारा खुदा कौन है,
हमें किसकी क्या किस लिए पैदा किया गया है? अल्लाह की इबादत करने के लिए। हमारी मंजिल क्या है? जन्नत। आखिरत नहीं, जन्नत। ठीक है। आखिरत में तो बड़ा कुछ है, जन्नत भी है, उत्थे पहुंच जाना है तुसी। ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। ये कैसे अचीव होगा? जब अखलाक, सबसे बड़ा जो जन्नत में जाने का जरिया है वो आपके नेक अमाल और अखलाक। ठीक है। एथिक्स। छोड़ो ये छोटी छोटी चीजों को, खत्म कर दो कि मैं नकल मारूं कि मैं 5 नंबर ले लेने, ये छोटी चीजें हैं। आप इंसानियत, अखलाकियात, ये बड़ी चीजें हैं। मैं फेल भी हो जाऊंगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा अखलाक जो है, मैं ये एक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है, और उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर ही मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो डर खत्म हो जाता है आपका। डर का बिजनेस, जो पीके नहीं कहता, ये जो कंपनी से डराती हैं आपको, ये जो ब्रांडेड शर्ट नहीं ना पाई तो लोगों ने कहना कितना दी है, लोगों को टेंशन लेना बंद कर दें। आप एक 800 रुपए वाली शर्ट भी पहन लेंगे तो कोई फर्क नहीं है। और ये ब्रांडेड, इस डर ने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। कैपिटलिज्म किसे कहते हैं? क्या कहते हैं किसको? कैपिटलिज्म किसे कहते हैं? फ्री मार्केट जो डिमांड पे, हाँ, एग्जैक्टली, फ्री मार्केट। ये एक स्मिथ नाम का बंदा था, स्कॉटलैंड का। उसने इसको शुरू किया था कि लोगों को ना, हर लोगों को इजाजत हो कि वो अपना काम, बिजनेस करें, अमीर से अमीर तर होते जाए। इसे कहते हैं। और पाकिस्तान में भी कैपिटलिज्म ही है। ठीक है। अच्छा, रशिया में था कम्युनिज्म, शायद आपको आइडिया हो। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो अब पाकिस्तान में कभी कैपिटलिज्म आ जाता है, कभी कम्युनिज्म आ जाता है। पक्ष में कम्युनिज्म कब आया? भुट्टो दौर में आया। एग्जैक्टली भुट्टो दौर में आया था। और कम्युनिज्म क्या है? ठीक है। अब ये सारी, अब ये जहां उनको ये अच्छा लगता है ना कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, डेमोक्रेसी को लेकर आना चाहते हैं, लोगों की जहन साजी करते हैं। तो कहते हैं जहन साजी की गई। जहन साजी ये है कि अब जब ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कंट्रोल लोगों का अमेरिका अमेरिका के ऊपर होगा, तो इसको उसके मुताबिक जहन साजी कर देते हैं। ठीक है। अमेरिका बाबा कैसे खुश होगा, पाकिस्तानी कैसे खुश होंगे अमेरिकियों से? अमेरिकी ऐसा करते हैं, अपना पपट ऐसा बिठाते हैं, उनको कहते हैं इस तरह की तो बोलना है, और उसी तरह की पॉलिसी अमेरिका लेकर आएगा, और लोगों का जहन चेंज करना है। पपट्स पपट्स, जो पपट्स होते हैं ना, वो गुलाम होते हैं। क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। और यही हुआ अपने वो। लेकिन जो सबसे अच्छी जो रेवोल्यूशन आई है, वो खमीनी लेकर आया था ना, अली खामेनाई, खुमीनी खोमेनी। वो उसने लोगों को, पता है ईरान के बारे में जो लेकर आया था वो क्या थी? जो ईरान के अंदर क्या आई थी? इस्लामिक रेवोल्यूशन। वो कैसे आई थी? शाह के खिलाफ, इंपीरियलिज्म जो है उसके खिलाफ थी। 1942 में, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वार में जो शाह ईरान था ना, उसने जर्मन हिटलर का साथ दिया। ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ थे वो, लेकिन जीत ब्रिटिश एम्पायर गई, और इन्होंने, ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा कर लिया ईरान पे। अब ईरान का जो बादशाह था ना, उसने कहा भाई बाप सॉरी, मैं हिटलर दी ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਪੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ अपना पुत्र ਜਿਹੜਾ ਦੇਰਾ ना ਉਹਨੂੰ बादशाह बना दे, वो साडा अच्छा पपट है। ठीक है। उसने कहा ठीक है, तूने ना तुम्हारे बेटे को वो बना देते कि बादशाह ईरान, लेकिन असूल वो चलाने हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। कोई लड़की अबाया नहीं लेगी, पर्दा नहीं करेगी, वेस्टर्नाइज होंगे सारे के सारे। ठीक है। और ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, तो वो इतने सिस्टम लेके आने हैं जिन्ना वेस्टर्नाइज हो जाए। म्यूजिक आम हो गया, शराब करना शुरू हो गई, वो सारी चीजें करनी शुरू कर दी उस बादशाह ने। लेकिन ये चीजें ज़ाहिर है जो इस्लामिक माइंड के लोग थे, उनको ये चीजें, उसमें से ये शाह खुमैनी
इनको ये अच्छी नहीं सी लगती चीजें मौलाना इमाम खुमैनी को। अब ये फिर लोगों को बताता था कि ये गलत हो रहा है। और लेकिन इतना वो पॉपुलर हो गया कि वो जो था ना बादशाह, उसने इसको जिला वतन कर दिया। ये इराक में चला गया, कोई कहता है ये इराक में चला गया, कोई कहता है फ्रांस में चला गया। तो वहां से बैठ के भी ये लोगों को किस्तें बना के बताता था कि जो कर रहा है ना बादशाह, ये गलत कर रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ कि बादशाह शाह ईरान वो अपने आप को कहता था कि अब मैं दोबारा पर्शियन अंपायर का किंग बनना चाहता हूँ, पुरानी पर्शियन अंपायर। उसने ना एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर सोने के जो थी ना बर्तन, उसके अंदर पूरी दुनिया से जितने अमीर लोग थे ना, बादशाह से किंग थे, वो बुलाए। और उसने उसने ऐलान कर दिया कि आई एम पर्शियन एम्पायर का किंग ऑफ द किंग्स। जब लोगों को देखा कि हम तो गुर्बत से मर रहे हैं और ये बादशाह सोने के प्यालों में खा रहा है, तो लोग उनके खिलाफ हो गए। तो इमाम खुमैनी भी उनके साथ था। तो 1979 में इतनी आवाम उसके खिलाफ हो गई, तो इमाम खुमैनी तो ये पप्पट क्योंकि अमेरिका का था, इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ था उस वक्त। ठीक है। तो जब लोग इतनी सड़कों पे आ गए, तो इसने अमेरिका को कहा कि मेरे तक खिलाफ कहता तो निकल जाए थे, नहीं से बचा सकते। अब उसने जहाज पकड़ा और इमाम खुमैनी इराक से ईरान आ गया। ही बिकम द सुप्रीम लीडर। दिस इज द रियल इनकलाब जिसको हम कहते हैं ना, इनकलाब आ गया 1979 में। ये वो इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद अब वहां पर क्या है, औरतें पर्दा करती हैं, म्यूजिक डांस ये सारा बंद हो गया है। अब वो दूसरी तरफ आ गई है। ठीक है। जब इमाम खुमैनी से पहला जो बादशाह था, उसको सऊदी अरब का जो प्रिंस था ना शाह फैसल, वो उसको कहता था तो ना इस तरह बेगैरती कर, तू थोड़ा जिहा इस्लामिक हो जा। लेकिन अब इमाम खुमैनी कहता है उसको अब जो अब्दुल मोहम्मद बिन सुलेमान को, तू इस्लामिक हो जा थोड़ा। अब उल्ट हो गया। क्या हो गया? लेकिन एटलीस्ट वी हैव एग्जांपल के इस्लामिक रिनाइसेंस हो सकती है, इस्लामिक रिनाइसेंस। अब हम डेमोक्रेसी क्या है? जो ज्यादा लोगों की सोच है। अगर ज्यादा लोगों की सोच ये हुई कि हमें टेंशन मेरे तरह वेस्टर्नाइज इंग वाले बंदे चाहिए आ, तो डेफिनेटली क्यों नहीं कोई इस्लामिक लीडर अभी तक जो कोई तंजीम वाला बंदा है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका? वजह क्या है? है? ठीक है, वो बंदा पसंद आएगा। अब कोई भी बंदा जाहिर है वो चीजें अब आपने समझनी है कि हमने क्या कर रहे हैं। ठीक है। हमने मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं भी जन्नत में जाऊं। वी बिलीव इन गॉड एवरीवन, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। एक ही अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपको निडर बना देता है, गुलामी से आजाद कर देता है। ऐसा ही है। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ऐसा ही है बच्चों। एवरीवन बिलीव दैट डेफिनेटली। तो फिर मुनाफिकत क्यों है कि हमने वेस्टर्नाइज बनना है? या नहीं है, ये गलत है समथिंग है। ईमान कमजोर हो जाता है। आप उनको वो बंदा वेस्टर्न वालों को कोई मसला नहीं, वो नमाजें पढ़ता है, पढ़ी जाए, कोई मसला नहीं। उनके खिलाफ ना बोले। उनके खिलाफ बोलने वाला इतनी जिहाद पड़ेगा। जो जिहाद पड़ेगा वो कहेगा अल्लाह ने कहा है कि जिहाद करो। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम से वो उन्होंने इबादतें करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। लेकिन ऐसी इस्लामियत के अंदर चीजें नहीं होंगी। जिहाद करो काफरों के खिलाफ, रस्सी एक शीशा पलाई हुई दीवार बन जाओ। ये अगर खत्म हो जाए इस्लामियत में, तो आपको लगेगा इस्लामियत में अल्लाह ताला का ज़कात रखो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, क्या खूबसूरत इस्लामियत है। हम पढ़ते रह रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सिस्टम इस्लामिक। इससे उनको मसला ही कोई नहीं, आप पढ़ते जाओ नमाज। लेकिन उनके खिलाफ ना हो। मसला कहाँ है? वहां
लेकिन हमें पता नहीं है हमारे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, अब ज्यादातर लोग ये चाहते हैं इस्लाम हो, जो नहीं हो, नहीं। मेरे आई एम हैप्पी इफ देयर इज अ शरीयत ला हो और सारा हो, तो जिस तरह ईरान में है, जिस तरह अफगानिस्तान में है, दोनों आपके पास एग्जांपल्स है। 1900, आ जाए बच्चे, बस 5 मिनट में आ जाए आप, 2-3 मिनट में आ जाए बस। ये मेरे एमएससी स्टूडेंट है, इन्होंने समझ आई है आप लोगों को? तो क्या करना है हमने? फियरलेस हो जाना। क्या हो जाना? कैसे होंगे? गुलाम सोच खत्म करके पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, मुल्क की तरक्की भी करेंगे, हॉर्टिकल्चर के अंदर तरक्की करेंगे, जो काम कहेंगे क्लास में वो करेंगे, जो वादा किया है वो वफा करेंगे। ऐसे गाने चलाने चाहिए, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। अब बच्चे, ठीक हो गया? अच्छा, अब है इंटरव्यू करेंगे। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? सर्वे इन हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा ऑन परफॉर्मेंस, प्रैक्टिसेस एंड आउटकम थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का मतलब है मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकें। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम करते हैं, उसके अंदर हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हमने देखा कि बेस्ड ऑन 75 ईयर्स ऑफ कि जो कौम गुलाम है, अब इसके ऊपर एनालिसिस करने के वाकई ये गुलाम है। अगर तो एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला कि ये गुलाम है, तो मेरा हाइपोथेसिस ठीक था, ठीक है। अगर ये गुलाम नहीं है, वो गलत होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, आपने एक कॉमन सेंस की बेस के ऊपर ऑब्जर्व एक स्टेटमेंट देनी है कि फ्यूचर में इसके ऊपर रिसर्च की जाए, ये होगा आपका हाइपोथेसिस, ये होगा हाइपोथेसिस, ठीक है। आप हॉर्टिकल्चर के जो प्रॉब्लम्स हैं, अब्दुल्ला नाम आपको? अब्दुल्ला, अब मुझे लगता है कि इसके अंदर बड़ी पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह ये काम हमारे जो बीकन हाउस सिस्टम से बड़ा हुआ है। बीकन का मतलब क्या था? रोशनी, बहुत बड़ी रोशनी, ठीक है। बीकन का मतलब कहता है रोशनी, ठीक है। जो दुनिया को रोशनी लेकर आएगी। मैं आई एम अगेंस्ट दिस बीकन हाउस सिस्टम, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो लेकिन ये है कि हमें कैसे करना है कि सर्वे करना है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना है। फिर कुछ है मिक्स मेथड अप्रोच। पढ़ो ना, ये क्या लिखा हुआ बच्चे आप? चलो आप पढ़ लें, इधर आ जाओ मेरे प्यारे। सिंगापुर के वजीर आजम ने कहा है काम ना करने दे हजार बहाने होने, उनके इसलिए तरक्की नहीं करती है कौन। Mixed method approaches. Mixed method approaches integrate qualitative and quantitative research, enriching the study of horticulture practices. This method provides a robust understanding by combining numerical analysis with in-depth insights, enabling researchers to explore complex dynamics and outcomes effectively. Utilizing both methodologies leads to a more holistic view and innovative सोल्यूशन इन solutions in हॉर्टिकल्चर horticulture. क्या मतलब? इसके अंदर हम जो मिक्स अप्रोच होगी, उसके अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे, क्वांटिटेटिव भी करेंगे, और उससे हम हॉर्टिकल्चर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस देंगे। मेरी बात की समझ आई ना? वो कैसे देंगे? उसके लिए हम रिसर्च करेंगे, और वो ऐसी रिसर्च जो वाकई, वो रिसर्च के लिए मैंने अभी बताया कि आपने कैसे हाइपोथेसिस तक पहुंचना है। पहले हमने क्वेश्चन रेज करना है, जैसा अभी हमने बताया कि व्हाट आपका रिदा फातमा ने कहा था कि हमारे प्रॉब्लम ये है कि फ्लोरिकल्चर के अंदर शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम है। लेकिन फ्लोरिकल्चर के अंदर शेल्फ लाइफ नहीं होती, वो वेज लाइफ होती है। क्या होती है? वेज लाइफ, ठीक है। अब हमें पहले तो डिफाइन करना चाहिए व्हाट इज अ शेल्फ लाइफ, व्हाट इज अ, क्या होता है? आपका नाम क्या है? हैदर अली तो आया नहीं पूरा साल। अच्छा बताओ हैदर अली, क्या है शेल्फ लाइफ, क्या होती? तो शेल्फ लाइफ को क्लियर के वो कब तक एडिबल है और वेस्ट लाइफ को क्लियर के वो कब तक फ्रेश रहेगा फ्रेश रहेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। एडिबल का मतलब क्या है? खाने के बाद। खाने का मतलब क्या होगा? आप बताएं, गुजराली। अपनी बेस्ट कंडीशन
वो रहेंगे और वो एडिबल रहेगी, ठीक है ना। देयर इज अ नीड टू फाइंड द, अब हमने क्या करना है कि शेल्फ लाइफ या वेज लाइफ बढ़ानी है। अब हमने वेज लाइफ या शेल्फ लाइफ बढ़ाने का मकसद यह है कि हमने एक्सपोर्ट करनी है शायद। हम चाहते हैं कि किन्नू को यूके में, मलका बरतानिया के दफ्तर तक पहुंच जाए। वो क्या करेंगे कि हमने एक क्राइटेरिया रखना है कि ये चीजें इसके अंदर इंटैक्ट रहेंगी तो इसकी शेल्फ लाइफ है। तो कहा जाता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसकी शेल्फ लाइफ 80 डेज तक, 75 डेज तक किन्नू की बढ़ा दी है, ठीक है। उसके लिए क्या किया हुआ है कि पहले हम उसको ट्रीटमेंट, पहले वॉशिंग करते हैं, फिर उसको सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करने के बाद उसको फिर वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग करने के बाद उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर एयर वाले पोर्शन में रखते हैं, यहाँ पर एयर 4 डिग्री, जिससे क्या होता है उसकी फील्ड हीट रिमूव हो जाती है। फिर उसको सिंपल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं। अब हम इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो 75 डेज तक वो एडिबल रहता है, ठीक है। इट मीन एक ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग पोस्ट हार्वेस्ट मेथड्स, ठीक है। अब ये रिसर्च मेथड इन हॉर्टिकल्चर का मकसद ही यही है कि हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो लॉजिकल है उसको लॉजिकल तरीके से आंसर्स करें, उसको वाकई वो प्रॉब्लम हो। मैंने बताया कि आजकल पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज होती क्या है? व्हाट इज अ क्लाइमेट चेंज? सो सभी, अच्छा, अब अगर हम, मैं आपको पढ़ाना सिखाता हूँ, एक्चुअली आप सीख तो जाएंगे। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना अपने सबसे पहले लफ्ज है क्लाइमेट। यू शुड नो व्हाट इज अ क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब है कि एक इलाके के अंदर कोई 32 ईयर्स तक जो टेम्परेचर रहता है वो, उसको क्लाइमेट कहते हैं, वो उस इलाके की क्लाइमेट है। अगर जून में लाहौर में एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है 15 जून को, और पिछले 10 से 20 जून के दौरान पूरी पिछले 30 साल टेम्परेचर यही है, लेकिन उससे पिछले 30 साल का एवरेज निकाला गया तो वो 32 की बजाय वो 31 था। अब 1 डिग्री, दिस इज क्लाइमेट चेंज। दिस इज, पिछले 30 साल में इतने मिलीमीटर बारिश होती थी लाहौर में। अब जब हमने देखा कि इस 30 साल के अंदर जो बारिश है कम हो गई है, ये ज्यादा हो गई है, दिस इज क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये तो होगी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होती कैसे है? क्यों हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज, क्यों हो जाता है टेम्परेचर डिक्रीज? अच्छा, नहीं नहीं, अब हमने ना बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाना। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए आपको कौन सा टॉपिक रिसर्च का आपने चूज करना है और क्यों चूज करना है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या अभी व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? पहला आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? एक मिनट, आप फिर आगे जा रहे हैं, फिर आप आगे जा रहे हैं। वो क्लाइमेट चेंज की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं। उसकी वजह से जब रेज आती हैं तो वो वापस नहीं जा सकती, ये ग्लोबल वार्मिंग है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ गई? अभी नहीं, अभी तेरी डिफोरेस्टेशन ही होने देनी है। हमने फ्यूसल फ्यूल्स ली, वो इंडस्ट्री लगाई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। अच्छा, अब क्या था, पहले फॉरेस्ट थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जब तक उनके अंदर कैपेसिटी थी कि हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, लोग, वो कार्बन डाइऑक्साइड आती थी, वो प्लांट्स हम ज्यादा थे या नेचुरली बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे, वो कंज्यूम कर लेते थे। फिर हमने कर दी, अब डिफोरेस्टेशन आई है। फिर हमने क्या किया? डिफोरेस्ट। अब कार्बन के जो सिंक प्लेसेस थी वो हमने खत्म कर दी। जब खत्म की तो कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में जानी शुरू हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ गया, जिसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर, वेदर पैटर्न और, अच्छा, अब इस वजह से क्या हुआ? अच्छा, अब तो ये तो होगी हीट, ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ क्या है कि आपके आइस मेल्ट हो गए, ग्लेशियर
मेल्ट हो गए, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर हुआ, ज्यादा वेपोरेशन हुई। वेपोरेशन होने के बाद जो हीट थी, वेपोरेशन हुई, हीट। अब हीट और कोल्ड क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड कोल्ड? हीट का मतलब यह है कि पानी के मालिक्यूल की रफ्तार तेज हो गई, वो हीट है। अगर किसी भी मालिक्यूल बहुत स्लो मूव करते हैं, इट भी उतना वो कोल्ड है। जितने मालिक्यूल फास्ट मूव करते हैं वो हीटेड है। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इवेपोरेशन हो गई, मालिक्यूल गर्म थे, ऊपर चले गए, अब बहुत ज्यादा मूव कर रहे थे, पानी बहुत ज्यादा था मालिक्यूल, लेकिन जब वो मूव करते करते किसी ठंडे इलाके में आए, वहां पर उनकी मूवमेंट स्लो हो गई और एक ही जगह कंडेंस हो गए। अब और वहां पर बस्ट कर गया, इसे कहते हैं क्लाउड बस्ट। क्लाउड, मेरी बात की समझ आई? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बस्ट आया, क्लाइमेट की चेंज की वजह से आइस मेल्ट हो गए, सैलाब आ गए। ठीक है, अब नए टेम्परेचर जब बढ़ा है तो नए पेस्ट आ गए, नई डिजीजेस आ गई। जो हमें पता था कि कॉफी पूरी दुनिया में ग्रो हो रही है, हमने देखा कि हमारे इलाके में जो प्लांट ग्रो हो रहा है वहां पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड था एवरेज, और उसके पेस्ट और थे। लेकिन अब हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज के 10 साल के बाद या 20 साल के बाद टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना लाहौर का, फर्ज किया एवरेज। अब हमने देखना है कि अच्छा, दुनिया का वो इलाका जहां पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज है और वहां पर टोमेटो ग्रो हो रहा है, उनकी बीमारियां कौन सी है, उनकी हीट की वजह से प्रॉब्लम क्या है, वो हम पहले से ही फोरसी कर ले, पहले ही प्रिडिक्शन कर ले। और हमें पता है कि हम ये डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, हमारी ये होनी है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज होना है। तो आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक हमने ढूंढने हैं, ताकि ये पहली बात है कि वो चेंज ना हो, क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज होनी होनी है क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी है, हमने इंडस्ट्री लगानी लगानी है, तो फिर हमने क्या करना, हमने पॉलिसीज क्या होंगी? बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, आपको अभी से ये सोचना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये तो एनवायरमेंटल साइंसेस का काम है। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, तो हमने ऐसी क्रॉप वराइटीज, ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करवानी है कि अंडर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। आप यूरोपीय यूनियन को कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट लिखोगे ना, वो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आजकल फंडिंग ही सिर्फ उनको देती है जो ग्रीन डील के ऊपर हो। तो आपने स्कॉलरशिप विन करना है, मलका बरतानिया का जाके आलू ठीक करना है, तो आपने प्रोजेक्ट ही ऐसा लिखना है कि मैं एक ऐसी टोमेटो की वैरायटीज या पोटैटो की वैरायटी दैट कैन विदस्टैंड हाई एंड कोल्ड टेम्परेचर एंड आल्सो दैट इज रेजिस्टेंट टू दीज। हमें पता है कि यूरोप में इतने अरसे के बाद ये टेम्परेचर हो जाएगा, और इसकी वजह क्या है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही हैं। हम ऐसी वैरायटीज डेवलप करेंगे, ग्रेप्स की, अंगूरों की, बादामों की, जिससे इटली के अंदर ना स्कॉलरशिप, इटली को पैदा हो गया। क्या हो गया? अच्छा, फिर कहेंगे ना, थोड़ा सा टच, वो टच ये भी देंगे, जब मैं ये वैरायटीज डेवलप करूंगा, सेम वही टेक्निक पीएचडी करने के बाद मैं अपने मुल्क में जाके लगाऊंगा, ड्रामेबाजी पैदा हो जाएगा थोड़ा सा बिच ना। आप, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, अभी आप करना क्या चाहते हैं। नहीं लगी समझ? रिसर्च मेथड्स के अंदर आपने रिसर्च टॉपिक जो बनाना है, वो रिसर्च है क्या? समझ आ रही है कि रिसर्च टॉपिक चूज कैसे करना है, हमारे प्रॉब्लम्स हैं क्या, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को क्या करना चाहिए कि आज से 10 साल के बाद क्लाइमेट वाले हमें डाटा दें, हमें बताएं कि ये क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, हमने इतनी इंडस्ट्रीज लगानी है। अब सोलर पैनल लगेंगे, कल एक बच्चा मेरे पास आया, वो रिसर्च कर रहा है सोलर पैनल के ऊपर, कि जिन छतों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं और जिन छतों के ऊपर सोलर पैनल नहीं है, उनके अंदर रेडिएशन के अंदर वो कह रहे हैं कि 0.70 रेडिएशन थी, जिनके ऊपर सोलर पैनल नहीं है। जिनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए वहां पर 0.70 थी, जिनके अंदर सोलर पैनल लगे हुए हैं वहां पर रेडिएशन ज्यादा है।
व्हाट डज इट मीन कि सोलर पैनल भी क्लाइमेट को, क्या इस रेडिएशन का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेडिएशन हुई है इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट के ऊपर, दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। और इस रेडिएशन का हम, हाँ अब क्या किया जाए, यहां पर हॉर्टिकल्चर आ गई, रूफ टॉप गार्डनिंग, कौन से प्लांट सोलर वाली जगह पर लगाए जाएं, बेटर ग्रो करे और क्लाइमेट चेंज भी ना हो, ऐसा टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, लैंडस्केपिंग की। रूफ गार्ड, रूफटॉप गार्डनिंग की फोटोवोल्टिक सेल जो है वो इतनी एनर्जी, इतना हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस हीट को ज़ाहिर है हमने सोलर पैनल लगाने हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब क्या किया जाए, हॉर्टिकल्चरिस्ट यहाँ पर क्या अपनी इनोवेशन लेकर आ सकते हैं कि ऐसी रूफटॉप गार्डनिंग करें। इट मींस अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ मिलकर काम करोगे, हॉर्टी इलेक्ट्रॉनिक्स सोलर हॉर्टिकल्चरिस्ट मर्जिंग। अब जहां एग्री वोल्टिक्स, ये नई फिल्म आई है, एग्री वोल्टिक्स, ये एक नई फील्ड है जिसके अंदर वोल्टिक सेल्स और एग्रीकल्चर को मिलाकर एक नई ब्रांच ऑफ साइंस आ गई है। समझ आ रही है बच्चों, आपने हॉर्टी वोल्टिक्स रखते नाम उसका। अच्छा, हमारे स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं कहते हैं सर हर 5 साल बाद अपना सिलेबस चेंज कर देते हैं, वो जो नई इनोवेशन आ रही होती है दुनिया में उसके मुताबिक अपने सिलेबस को, अपनी स्किल्स को वो बाकायदा रिसर्च करके, फोकस करके बच्चों को वो पढ़ाते हैं जो हमारे तो 1960 वाला सिलेबस चल रहा है। तो एम एन मलिक ने बुक लिख दी थी, बाबा हॉर्टिकल्चर, बस एम एन मलिक की बुक पढ़नी है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना वो ही काफी है, ऐसे ही मुस्तबशिरा। ठीक है, एक नाम मुझे याद है कोई, मुस्तबशिरा, ठीक है, समझ आ गई। तो आपने अब क्या करना है, यू शुड नो व्हाट इज अ क्लाइमेट चेंज, किस तरह का। अब आपने मैंने बताया ना, कल मैं वो जर्मन की एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि कॉफी की प्रोडक्शन हो रही है 2050 के बाद, ऐसे दुनिया के कई इलाके हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉफी नहीं प्रोड्यूस होगी। हम जर्मन क्या करेंगे, हम तो कॉफी बड़ी पीते हैं। अब वो क्या करते हैं, सिर्फ उन जगह पैसे दे रहे हैं प्रोजेक्ट, जो डैड स्कॉलरशिप्स है, जहां पर उनको लगता है कि फ्यूचर में जर्मन, या वो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जर्मनी के जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट होंगे। अब लोगों, वो युगांडा से लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, वो पाकिस्तान से लोगों को स्कॉलरशिप देंगे सिर्फ उसके ऊपर जिसका फ्यूचर में जर्मनी को, अगर आपने जर्मनी जाना है तो यू मस्ट थिंक लाइक व्हाट जर्मन थिंक्स। गुलामानो गुलामो, आपने वैसे सोचना है जैसे मुशर्रफ ने आज से 20 साल पैसे कह दिया था कि वेस्टर्नाइज हो जाओ, वेस्टर्नाइज हो जाओ, वेस्टर्नाइज हो जाओ। ठीक है, समझ आ रही है आपको, आपको दोनों सिनेरियो बता दिए कि ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है। आपने, अल्लाह मियां ने कहा कि आप अपने बच्चों को सारा कुछ बता दो, ये बदी का रास्ता है, ये आपका काम है बताना, वो अमल करना या ना करना ये अल्लाह पे छोड़ दो या उस बंदे पे छोड़ दो, उसका गुनाह या सवाब आपको नहीं मिलेगा। आपको मिल गया, आपने बता दिया, आपको सवाब मिल गया। मेरी जनरल पक्की होगी, मैं थोड़ा दस देता कि ये गुलामाना सोच है और ये आजाद सोच है। डर डर के नहीं बैठना, यहाँ रिलैक्स होके इस तरह डर के नहीं बैठना बच्चे, क्या रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस के साथ जब मेरे बच्चे कहाँ जाए तो ऐसा लगे कि ये हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है, ये काम जहां भी करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब है डाटा एनालिसिस टूल। अब मैं आपको ये सारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया के अंदर जो डाटा एनालिसिस टूल है इस सॉफ्टवेयर, इस कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज को भी प्रिडिक्ट कर सके, जो आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन को भी बता सके, कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर में, फोरकास्ट भी कर सके। फार्मर्स को हम पहले ही बता देंगे आप ये अगर इस तरह की बारिश होगी तो इतनी चीज आएगी, इतनी बारिश होगी तो ये होगी, इतनी ये, इसमें पहले ही फार्मर को पूरी
बता दो। और ये डाटा जो दुनिया में क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं उनको भी बड़ा फायदा होता है। लगी समझ? तो फिर ऐसी इलाके में वो इंश्योरेंस उसके मुताबिक देंगे। उसको पता है कि एक इलाके में हमेशा फ्लड आना ही आना है, तो वो इंश्योरेंस के पैसे कम कर देंगे, वहां वहां जो इंश्योरेंस देंगे नहीं। ऐसा इलाका जहां पर पता है कि क्लाइमेट चेंज इतनी नहीं है, इतना इलाके के अंदर प्रॉब्लम नहीं आते, तो वहां पर वो कह देंगे ओके ना, देखना फसल खराब होनी है, इंश्योरेंस तो तभी हमने इनको पैसे तभी देने जब इनका अब नुकसान होना ही नहीं है। आप कितने, ये भी आपके पास नॉलेज है, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो। आप कॉर्प इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते। समझ आ गई? आ ये क्या है आपके नॉलेज के ऊपर, आप कैसे, और उसके लिए आपको डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे इस काम के लिए। एंड स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड, जो इंशाल्लाह आपको डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर पाइथन आर भी इसमें सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कैसे आप एक हॉर्टिकल्चरल रोबोटिक्स बना सकते हैं। ठीक है? कैसे आप अभी से आप एक कोशिश करें, तो मैं एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहती हूँ कि मैंगो जब हार्वेस्ट करना हो ना, तो एक उसके अंदर, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आप मैंगो को की हार्वेस्टिंग के लिए एक डिवाइस बना सकते हो। और आपने भी ऐसे सोचना है। ठीक है? ऐसे ऐसे, क्योंकि आपको मैं पाइथन प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा, एल्गोरिदम भी सिखाऊंगा। फिर आप सोचेंगे कि कैसे खुद ब खुद ये मसाइल हल हो जाए। हम ऐसे डाटे जनरेट करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे, और स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसी मशीनरी होगी जो दुनिया में अभी कभी कहीं डिस्कवर नहीं हुई। वो मेरा भरा करेगा। क्या नाम है आपका? एसन करेगा। ठीक है? एसन करेगा, दुनिया को बताएगा कि मैंगो हार्वेस्ट करने है तो ए टेक्नोलॉजी है, और फिर हम कहेंगे पाकिस्तान से ये टेक्नोलॉजी लेके जाओ यूरोप वालों, ए देखो एसन ने बनाई है टेक्नोलॉजी। मेरी बात की समझ आई ना? ये एसन ने बनाई है ये टेक्नोलॉजी, इसको दुनिया में हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सोच बनाओ जो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। आप सोच बना के लाएं, मैं कोशिश करूंगा उस सोच के मुताबिक आपको वो उस तरह का प्रोफेसर गाइड कर दूं। ठीक है? और उस प्रोफेसर के साथ मिलकर, अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर हैं, मशीन लर्निंग के प्रोफेसर हैं, मेरे जानने वाले हैं, केमिस्ट्री के हमारे प्रोफेसर जानने वाले हैं, हम हॉर्टिकल्चर के बंदे हैं। हम क्या करें कि उनके साथ इंटीग्रेट हो जाए, कि ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जो कि अभी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और फिर हम उस टेक्नोलॉजी को दुनिया को सेल करें, और सारे डॉलर, ये एक अच्छे मुसलमान होने की भी निशानी और एक अच्छे पैट्रियोटिक मुसलमान और की भी निशानी होगी। ठीक है? समझ आ गई आपको? फिर डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ये सारा। की इश्यूज है हॉर्टिकल्चर रिसर्च कंटेंट विद द न्यूमरस चैलेंजेस इंक्लूडिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वही कहानी। ठीक है? लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, हमने कैसे उसको ज्यादा करना है। दूसरा, प्रेसिंग नेसेसिटी फॉर सस्टेनेबल मेथोडोलॉजी। सस्टेनेबल समझ आ गई? तो अगली जनरेशन के लिए भी। अच्छा, एंड दीज इश्यूज रिक्वायर स्ट्रेटेजिक अडॉप्टेशन टू इंश्योर और ग्रोइंग प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है आजकल, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इमर्जिंग, ये एआई आ गई है, रोबोटिक्स आ गई है, जेनेटिक्स आ गई है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ गई है। ये वो सारी टेक्नोलॉजिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई दूसरी, अर्बन फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं लोग ज्यादा, कि हर सिटी अपना ही सस्टेनेबल हो जाए। हम चाहते हैं कि लाहौर के अंदर एक ऐसी लैंडस्केपिंग की जाए कि लाहौर जंगल की तरह का हो जाए। लाहौर में जब सुबह उठूं तो परिंदे ही परिंदे हों। लाहौर में जब सुबह उठूं ऐसी खूबसूरत हवा, ऑक्सीजन आए कि मेरे बच्चे और मैं खुश हो जाऊं। लाहौर में जब आऊं तो कोई ऐसी स्मोग ना हो। जी, हॉर्टिकल्चर का काम है। क्या काम करेंगे हॉर्टिकल्चर वाले? ऐसे प्लांट आइडेंटिफाई करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो, वो होंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर सकते हो। अन्यथा लैंडस्केपिंग नहीं करनी हमने, ऐसे लैंडस्केपिंग प्लांट लगा दिए और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, ना ही अपने जोगे ना ही किसी और जोगे। बल्कि कई ऐसे भी प्लांट्स हैं जो ज्यादा गैसेस छोड़ते हैं। ठीक है? अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने जो दरिया, गंदे नाले का पानी आता है टाउनशिप का, उसके अंदर ऐसे प्लांट्स ग्रो करने, अंदर वेटलैंड
ट्रीज ऐसे लगाने हैं जो जहाँ के अंदर गंद को फ्रेग्रेंस को वो ऑब्जॉर्व कर ले। फ्रेग्रेंस किसे कहते हैं? बदबू। वो जो बदबू उसके अंदर वो किस वजह से आती है, पहले तो आइडेंटिफाई करें। वो बदबू कैसे प्लांट्स को ऑब्जॉर्व करेगी, कौन से ऐसे पौधे हैं वो जो उन केमिकल्स को ऑब्जॉर्व कर ले। स्मेली, वही स्मेल, एडा तो वेस्टर्नाइज। बदबू, हाँ बदबू बदबू। अब गंदे नाले से तो केड़ी खुशबू आनी तेनू, ठीक है। और जेड़ी वो खुशबू आएगी वो पौधे ऑब्जॉर्व कर ले तो क्या होगा है? डैमेज हो जाएगा तेरा तो। नाक नहीं खोलते जाते बदबू ना हुए, है ना? अच्छा सॉरी। अच्छा, बदबू जो गंदा नाला होता है उसके इर्द गिर्द बू आती है या खुशबू आती है या बदबू आती है? बैड स्मेल होती है। अब उसको हमने ऐसे पौधे आइडेंटिफाई करने हैं जो उन जो है ना ऑब्जॉर्व कर लें। अब हमें पता चला कि वो ऐसे प्लांट ही नहीं है जो उनको ऑब्जॉर्व कर सके। अब पता चला कि इस केमिकल से अगर ये केमिकल बन जाए ना तब वो पौधे ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब पता चला कि हमारी निमजी में एक प्रोफेसर है, उसने देखा कि एक बैक्टीरिया है जो इस केमिकल को इसमें कन्वर्ट कर देता है, और वो जो ये वाला केमिकल है ना ये पौधे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। नहीं लगी समझ? उसने ना एक ये हमारा काम था। किया केमिकल वो इतनी अगर हमको ऐसा बैक्टीरिया आइसोलेट कर लें जो उस बैक्टीरिया, वो आई ना स्मेल, ठीक है जी, अच्छी बात है, स्मेल नहीं आ रही, लेकिन वो जो केमिकल है वो पानी के तो अंदर है ना। अब लेकिन वो पानी को टॉक्सिन तो बना रहा है। अब हमने क्या करना है कि वो केमिकल पौधे अब्जॉर्ब कर ले, एलजी अब्जॉर्ब कर ले, कोई फंजाई अब्जॉर्ब कर ले। अब हम वाटर को साफ कर लिया, उसके अंदर से मरकरी भी ले ली, उसके अंदर जो हैवी मेटल्स थे, जो आर्सेनिक थी, जो वो सारे वो प्लांट्स ने। अब वो पानी दरिया रावी में चला गया। अब आप जाए ना, अभी 2 महीने बाद दरिया रावी के पास आपको इतनी स्मेल आती है कि मैं एक दिन चला गया दरिया रावी के पास, मैं रिलैक्स हो जाइए, और तो गंदी गंदी बू आ रही सी। तो कहाँ रिलैक्स होना था? हमारे हॉर्टिकल्चरस ने काम ही नहीं किया लाहौर में। ये बैड थी तारीख हमारे लाहौर शहर की कि यहाँ का लोगों ने इसको लाहौर को लाहौर समझा नहीं, अपना समझा ही नहीं। मुसलमान अच्छे मुसलमान नहीं थे, अच्छे पैट्रियोटिज्म वाले लोग नहीं थे, इसलिए तो बदबू आ रही है। एक ऐसी पॉलिसी लेकर आते ऐसे साइड, उन्होंने पॉलिसी क्यों लेकर, उनकी रिसर्च ही नहीं हुई हुई ऐसी। वो पॉलिसी क्या लेकर आएंगे? पॉलिसी तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। अगर किसी ने रिसर्च की हो, आपने रिसर्च की कि ये पौधे लगाए जाए, तो अब वो आपको नहीं ना इंप्लीमेंट कर सकते लाहौर में पूरे में वो पौधे लगाएं। आप गवर्नमेंट को कहते हो कि ये लॉ बना दे, इस तरह के पौधे ग्रो करें। पॉलिसी हमने, वी आर द पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी। वो काम किसने करना है? इनिशिएट हम लोगों ने करना है। जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को गाइड करना होता है कि ये काम करें तो मुल्क के ये मसाइल हैं हल हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटीज आर द पार्ट ऑफ दैट लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो लेजिस्लेशन होनी है, जो कौमी असम्बली में होनी है, उसके अंदर जो पार्ट सबसे बड़ा रोल किनका है? हमारा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में, जो यूएसए में तमाम यूनिवर्सिटीज ना, उनके बकायदा उनकी मीटिंग्स होती हैं यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उनकी जो पॉलिसी मेकर्स है, इंटरनेशनल पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उनका, उनके साथ मिलकर उनकी बकायदा मीटिंग्स होती है। हमें तो कभी किसी ने बताई नहीं है भी, हाँ बताओ क्या करना है, ठीक है। हमारा तो कभी इंटरेक्शन ऐसा हुआ ही नहीं है। हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स के साथ, आप बच्चों का, और आपका फिर आप लोगों का इंटरेक्शन होना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कि आपके क्या प्रॉब्लम है, और इस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए। और उस डायलॉग के नतीजे में कोई एक डॉक्यूमेंट बने और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। अब मैं यूएसए में गया, उधर डॉक्टर की थी राठौड़ के पास, उनको कहा कि मैं, आप जो ये काम करते हैं ना, ये मैंने इस तरह का काम मुझे आता है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। वो कहता सॉरी वी कैन नॉट स्किप दिस, हम इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। मैं क्यों? कहता हमारे वाशिंगटन डीसी से जो हमें मैसेज आता है ना, हमने उसी पे काम करना है। समझ आएगी वो कैसे कलेक्टिवली पूरी इंटीग्रेट होके
काम करते हैं। ये मॉडल अपनाना चाहिए हमें, ठीक है। अब है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट ट्रेंड इन, ये समझ आ गई। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन क्या है कि दिस प्रेजेंटेशन शोन द वेरियस रिसर्च मेथड्स इन हॉर्टिकल्चर, providing using insight into the field, future direction, emphasis integrating sustainable practices with innovative technologies, praying ways for advancement in horticulture research। जी बच्चे अटेंडेंस लगाएं। ये अभी 3, एक प्रैक्टिकल की और एक